हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं सनी तिवारी आप सभी के बीच ये जो क्लास 12th का बैच जो मैं स्टार्ट किया हूँ फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैच हमारा एकदम एक कठिनतम प्रयास के साथ मतलब कि कंटिन्यूस चलाया जा रहा है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश किया जा रहा है कि जेई मेंस एंड एडवांस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके पास थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वो भी आसानी से कर पाए। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का क्लास है, बेसिकली हम लोग पहले इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं कि आज का क्लास हम लोग बेसिकली सबसे पहले देखने वाले हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस, है ना, डिफरेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेस वी आर गोइंग टू सी। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस जो मिला था हम वो देखेंगे। आज हम लोग अचीवमेंट जो मिला था ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन हाँ, सबसे पहले सिमिलैरिटीज। चलिए पहले देखते हैं कि जो मतलब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, वेर के इज द कांस्टेंट। बट स्टूडेंट, यहाँ पर जो के है ये दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। सिंपल जानना कि यहाँ जो के है ये सिंपल यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करूं तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम इंटू स्मॉल एम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं एम वन इंटू एम टू अपॉन में आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो हमारा फॉर्मूला था मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि फोर्स का, जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, मतलब एक दो क्लास पीछे। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि अगर फोर्स निकालना हो तो आपका वैल्यू अगर निकालना हो तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज जी एम वन इंटू एम टू अपन में आर स्क्वायर। देखिए अगर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहला पॉइंट सिमिलैरिटीज का, इनके बीच का सिमिलैरिटीज का, लेट मी चेक ये पूरा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात कर रहा हूं इनके बीच के सिमिलैरिटीज का, तो सिमिलैरिटीज क्या है? पहला सिमिलैरिटीज यही होगा स्टूडेंट्स कि ये दोनों जो है दे बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फर्स्ट लॉ, कि ये जो है दे बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर लॉ। दैट मीन्स force is inversely proportional to the square of the distance. These two मतलब कि forces both forces these two both forces follows inverse square law. And the second point is the force which will always act along the line joining center, है ना, always acts along द लाइन जॉइनिंग सेंटर। जो फोर्स होगा हमेशा एक्ट करेगा सेंटर से, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसी के थ्रू, है ना, एक्ट्स थ्रू लाइन जॉइनिंग सेंटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डिफरेंस का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस का, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंस का बात करें तो पहला डिफरेंस ये होगा कि जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। ये अगर हम बात कर रहे हैं इसका, तो ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है, दैट मीन्स रिपल्सिव एज वेल एज अट्रैक्टिव। बट अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स का, दैट मीन्स ये हमेशा क्या होता है? ये हमेशा बाबू अट्रैक्टिव ही होता है। ये हमेशा क्या होता है? हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव।
ये तो पहला पॉइंट था। अब अगर हम दूसरा पॉइंट का बात करें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ये किसी मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दैट मीन्स कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इंडिपेंडेंट होता है किसी मीडियम का, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का, तो ये बाबू डिपेंडेंट होता है मीडियम पे, मीडियम पे डिपेंड करता है ये बाबू, है ना। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा, अगर कम है तो कम होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अब एक चीज जानो, समझना, यहाँ पर जो k है कांस्टेंट, दैट मीन्स ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, बट ये जो g है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये जो k का वैल्यू हम लोगों ने पिछले क्लास में लिया था फॉर एयर, और वी कैन से कि जो हम लोग k का वैल्यू लिए थे फॉर एयर और वैक्यूम, वी कैन से हम लोगों ने कितना लिया था, यहाँ पर k का वैल्यू लिया था हम लोगों ने 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट हम लोगों ने देखा था, इसका यूनिट है। और जी का वैल्यू क्या होता है बाबू, ये 6.67 इंटू 10 का पावर सीधा सीधी -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर, ये हमारा होता है बाबू इसका वैल्यू, है ना। चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन जानते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। उस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की ओर। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को समझाने का एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम इस न्यूमेरिकल को बताना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या हम आपको बोलना चाह रहे हैं, पहला क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ electrostatic force to gravitational force for two electrons placed at some distance aparting air। देखो हमें पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स ये सब चीज कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये सब क्लास 10 में ही पढ़ाया गया है। -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये कुछ डाटा जो हमें पता होना चाहिए क्लास 10 से ही, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ये तो क्वेश्चन है कि रेशियो फाइंड करना है, वो अभी हम लोग निकाल करके दिखाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा की का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम, दैट इज 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट विल बी 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, ये हमारा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब हमें पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम देता है, ये क्लास 10 में ही बताया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको आपको बहुत अच्छे से सब चीज ऐसा वैल्यू वगैरह बताया गया है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये तो कुछ मैं पहले दे रहा हूँ। और जी का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट, दैट मीन्स 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हर हर महादेव, जय शिव शंभो बोले। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या बोला है, रेशियो फाइंड आउट करने बोला है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन को। क्या बोला है स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में क्या बोला है हमें,
रेशियो फाइंड करना है। चलिए इजी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी एम वन इंटू एम टू अपॉन में आर स्क्वायर कट गया डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या हो गया, के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन में जी एम वन इंटू एम टू, ये हो गया डियर स्टूडेंट्स। अभी हम इनके बीच को मतलब रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब देखो एक चीज यहाँ पर, एक बात समझना, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सेम होगा। वहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन सेम होगा। यहाँ पर जो चार्ज का मतलब मास होगा दैट विल आल्सो बी सेम, जो दैट मीन्स चार्ज होगा मास दैट विल आल्सो बी सेम होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये क्यों ही मान लेते हैं कि ये क्यों है, ये क्यों है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। और यहाँ पर मास जो होगा वो सेम होगा, तो इसीलिए जी एम स्क्वायर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एम स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या है कि हम वैल्यू अब पुट करेंगे। अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए एफ ऑफ ई अपॉन में एफ ऑफ जी इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना था डियर स्टूडेंट्स, 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जी का इंटू डियर स्टूडेंट्स क्यू का वैल्यू था हमारा, क्यू का वैल्यू था कितना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना था, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है ना, इसका स्क्वायर क्यू का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स। अब जी का वैल्यू था 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एम मास का वैल्यू था 9.1 इंटू 10 का पावर -31 केजी का, ये तो स्क्वायर है ना एम का स्क्वायर। और जब इन दोनों को डियर स्टूडेंट्स आप जान लीजिए एक चीज कि जब इन दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो आपका क्या वैल्यू आएगा, आपका जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, दैट मीन्स इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो आएगा 10 का पावर 40। अब इसको सॉल्व कर 42 आएगा ना, 42 कुछ अप्रॉक्सीमेट कुछ आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसको आसानी से सॉल्व करना, जिसको सॉल्व करने को ऐसे तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को क्लास 10 में ही आप लोगों को सिखाया जाता है। हालांकि इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, तो हार्डली आपका कुछ आएगा, इनके बीच का रेशियो कुछ इतना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि डियर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, कंसंट्रेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक। चलिए देखिए समझिए क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या कि जैसे कि हम लोग बात किए थे, जैसे हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे डियर स्टूडेंट्स, क्या कि चलो पहले हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डियर स्टूडेंट्स, तो ये हेडिंग है। देखिए अगर हम बात करें, मान लीजिए दो चार्ज था Q1 और एक Q2, तो मतलब क्या होता था कि अगर हम मान लो फोर्स ऑन चार्ज Q2 का बात करें ड्यू टू चार्ज 1, क्या होता था, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। ये अगर हम बात करें ये क्या होता था, हमेशा फोर्स ऑन चार्ज, दैट मीन्स अगर हम 1 पे 2 के कारण और 2 पे 1 के कारण, यह हमेशा बराबर होता था। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला पुट करते थे फिर वैल्यू पुट करते थे। फॉर्मूला क्या, के Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बट अगर यहाँ पर दो चार्ज ना हो के स्टूडेंट्स, अगर तीन चार्ज हो, एक Q1 दूसरा Q2 तीसरा Q3, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर मान लो Q2 चार्ज के लिए निकाल रहे हैं F1 चार्ज 2, है ना, अगर हम ये निकाल रहे हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं, F1 चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1
और उसके बाद प्लस एफ ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3 ड्यू टू एफ ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 3, यही होगा। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहाँ जो नेट फोर्स निकाल रहे हैं उसका वेक्टर सम कर रहे हैं, मतलब यहाँ जो नेट फोर्स निकाल रहे हैं उसका क्या करना होगा, हमें वेक्टर सम करना होगा। सिंपल सी बात है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो मान लीजिए जैसे कि कुछ चार्जेस है, दैट मीन्स जैसे Q1, Q2, Q3 ऐसा करके डॉट 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 Qn चार्जेस है, Q1 चार्जेस है। तो अगर n चार्जेस पे जो नेट फोर्स अगर हम पूछे, n नंबर्स ऑफ चार्जेस का नेट फोर्स, nth चार्जेस का नेट फोर्स पूछे, तो क्या होगा, क्या होगा, F नेट ऑन n क्या हो जाएगा, सीधा सीधी F ऑफ n चार्ज ड्यू टू चार्ज 1, F of nth charge due to charge 2 plus F of nth due to charge 3 dot 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 F of nth due to charge n minus 1, ये हो गया। मतलब सीधा सीधी सा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, क्या है कि जो एक सिस्टम में जब हम n नंबर्स ऑफ चार्जेस होता है तो जो टोटल फोर्स होगा, मतलब जो टोटल जो फोर्स होगा किसी एक चार्ज पे सीधा सीधे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा कि वो सीधा सीधी पॉइंट है कि वेक्टर सम होगा फोर्सेस का, किसके कारण से, ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, है ना, ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, दैट मीन्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। सीधा सीधी पॉइंट कि इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस that means the total electrostatic force, that means on any one charge, that means electrostatic force on any one charge is the vector sum है ना of forces due to all remaining charges है ना on this charge। अगर मैं इसको पॉइंट को लिखना चाहूँ, इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँ, यहाँ लिख सकता हूँ इस पॉइंट को, यही बोलता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि जब n नंबर्स ऑफ, अगर nth नंबर्स ऑफ चार्जेस है तो जो टोटल चार्ज होगा, सीधा सीधी पॉइंट ये समझना कि ऐसा नहीं है कि इनके बीच का जो ये है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनके बीच का ये होगा कि ये मतलब कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, नेट फोर्स में चेंजेस देखने को मिलेगा, सीधा सीधी पॉइंट समझना बात को कि हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब यही है कि थर्ड चार्जेस के आने से ये नहीं होगा कि जो फोर्स होगा वो बदल जाएगा इनके बीच का, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। हाँ, नेट फोर्स में चेंजेस आने को देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक चीज है, पॉइंट है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। कॉपी में नोट डाउन क्या लिखना है, देखिए कि in a system of n charges the total that means the total force on any one charge is the vector sum of forces due to है ना, forces due to all remaining charges on this charge, फुल स्टॉप। समझे ना, यही था सिंपल सा फंडा इस चैप्टर, ये टॉपिक में। अब हम लोग जो है कूलम्स लॉ का लिमिटेशन देखेंगे। देखिए कूलम्स लॉ का लिमिटेशन समझो क्या है, सिंपल सा मैं 2 पॉइंट में समझाता हूँ, इसको नो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद एक लिमिटेशन देख लीजिए कूलम्स लॉ को हम लोग कहाँ लगा सकते हैं। कूलम्स लॉ का यूज बेसिकली फॉर अ पॉइंट चार्ज,
तो पॉइंट चार्ज के लिए हम कर सकते हैं, मान लो अगर हम बात करें सीधा सीधी पॉइंट, देखो अगर हम बात करें नहीं तो एक काम करते हैं, कल ही हम अच्छे से लिमिटेशन का क्लास रखेंगे और कुछ इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स रखेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ, ये हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ के बाद हम लोग इसमें स्टूडेंट्स समझेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, है ना, जैसे कुछ पॉलीगॉन ट्रायंगल वगैरह कुछ ले करके न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस क्लास में नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देकर अपना सपोर्ट मतलब कि रिव्यू देकर मतलब कि मुझे मतलब एक तरफ से सपोर्ट जरूर करना। मुझे तभी पता चल पाएगा कि आगे कहाँ से हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छोटे भाई बहन इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में कोशिश किया जाएगा कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ को और अच्छे से समझा जाएगा। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ को समझने के बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग इसका जितना भी एकदम न्यूमेरिकल्स इससे मचोड़ पाए, इससे निकाल पाए उतना निकाला जाएगा, कोशिश किया जाएगा। थैंक यू सो मच।